वेलकम टू रिव्यू एग्ज़ाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2020 तक भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 1 नवंबर 2020 तक भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। अब बात उच्च न्यायालय की है, तो उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 2, राज्य में जो उच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत के 3 उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना प्रेसिडेंसी टाउन में महामहिम महारानी विक्टोरिया के द्वारा दिए गए पेटेंट द्वारा 26 जून 1862 को की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय भी है। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच कितना होता है? नींबू के रस का लगभग पीएच कितना होता है? 2, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पीएच क्या होता है? पीएच स्तर एक लघु गणकीय पैमाना है। पीएच क्या है? पीएच स्तर एक लघु गणकीय पैमाना है, जिसका उपयोग जलीय घोल की अम्लता या क्षारीयता को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान और पदार्थ का नाम दिया गया है जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें भी याद रखना है। 0 पीएच मान किसका होता है? बैटरी अम्ल का। 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। 2 अभी हमने पढ़ा नींबू का होता है। इसके अलावा सिरके का भी 2 पीएच मान होता है। और 3 पीएच मान सोडा और संतरे का रस का होता है। और 4 टमाटर का रस और बियर का होता है। 5 ब्लैक कॉफ़ी और केला का होता है। सबसे महत्वपूर्ण, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। इसके अलावा लार और मूत्र का भी पीएच मान 6 होता है। और इसके अलावा और भी इससे सबसे महत्वपूर्ण है कि शुद्ध जल का, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। रक्त का भी 7 ही होता है। अंडे, बेकिंग सोडा और समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है। और टूथपेस्ट और हाथ साबुन का पीएच मान 9 होता है। मैग्नीशिया का दूध, इसका 10 पीएच मान होता है। अमोनिया सॉल्यूशन 11, साबुन का पानी 12, ब्लीच ओवन क्लीनर 13 पीएच मान होता है। कास्टिक सोडा और लिक्विड ड्रेन क्लीनर, इसका पीएच मान 14 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? डॉक्टर श्यामा रोड मुखर्जी। लेकिन अगर पूछता है कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो उसका नाम होगा अटल सुरंग। तो सबसे पहले बात इसमें डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग की है, यानी भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जम्मू में डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस सुरंग को चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जाना जाता था। यह 9 किलोमीटर लंबी है, जो उधमपुर को जम्मू के रामबन से जोड़ती है। यह एक एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित होने वाली भारत की पहली सुरंग है, जिसके माध्यम से वायु संचार, अग्नि नियंत्रण, सिग्नल संचार और विद्युत प्रणालियों को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाएगा। एक और है, जैसे अब अटल सुरंग, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। अटल सुरंग 10,000 फीट से भी ऊपर है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया। इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है। सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अटल सुरंग परियोजना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में की थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर यूनेस्को की है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के तहत करता है? 108 अनुच्छेद के अनुसार करता है। अगला क्वेश्चन है, बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बेरी की कमी से होने वाला बेरी रोग है जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट का सही तरीके से उपयोग करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह उचित तंत्रिका कार्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। यह मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं में और बाहर विद्युत अपघट्य के प्रवाह में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती एकमात्र भारतीय नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है? मर्चेटिया, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर ब्रायोफाइटा की है। ब्रायोफाइटा क्या है? यह काई हार्नवर्ड्स और लिवरवर्ड्स के लिए एक सामूहिक शब्द है। ये संवहनी पौधे हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे अन्य पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्रोधी सिस्टम प्रदान करते हैं जो साथ में रहते हैं और पानी और पोषक तत्वों को लाभान्वित होते हैं जो ब्रायोफाइट्स एकत्र होते हैं। मीठे पानी के साथ कई ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। मर्चेटिया जीनस ब्रायोफाइटा से संबंधित है। यह मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्रों तक ही सीमित है और नम ठंडे और छायादार स्थानों में उगता पाया जाता है। क्या मर्चेटिया के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से अलग अलग वर्ष 2019 में प्रदान किया गया था। अब इसमें बात है भारत रत्न की। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया था। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? ब्रह्मोस, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत के DRDO और रूस के NPO मनीनोस्त्रोएनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर के बीच है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संस्करण और प्रक्षेपण मंच का उपयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें बात है आकाश की है और पृथ्वी मिसाइल और त्रिशूल, इन सब के बारे में भी समझ लेते हैं। आकाश क्या है? ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा ही बनाया गया है। इसे कमजोर क्षेत्रों और कमजोर बिंदुओं को हवाई हमले से बचाने के लिए भी विकसित किया गया है। और इसके अलावा पृथ्वी एक सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और त्रिशूल यह एक कम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा ही एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। अब इसमें ब्रह्मोस की इस प्रश्न से हमें ब्रह्मोस, आकाश, पृथ्वी और त्रिशूल चारों मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइलों के इस प्रश्न के जरिए से हमको ब्रह्मोस, आकाश, पृथ्वी और त्रिशूल मिसाइलों के बारे में जानकारी मिली है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? वर्ष 1946, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन उच्च शक्ति वाला मिशन था जिसे फरवरी 1946 में इटली सरकार द्वारा भेजा गया था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे।
पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर, 3 व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद कब से शुरू हुआ? इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी जल विवाद 1892 में मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश शासन के तहत और मैसूर रियासत के बीच में हुआ। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद पानी के बंटवारे का एक मुद्दा वास्तविक समस्या बन गया। 1990 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्र के तहत न्यायमूर्ति चित्तघोष मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किया गया। उसके बाद में 1988 में कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन किया गया था और उसे CWDT के अंतरिम आदेश को लागू करने का काम सौंपा गया। सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला वर्ष 2018 में आया, जहां उसने कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और CWDT द्वारा अंतिम रूप से जल बंटवारे की व्यवस्था को बरकरार रखा और कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी के आवंटन को भी कम कर दिया गया। कावेरी जल विवाद से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 प्रतिरोधों का उपयोग करके किया जा सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध है 1, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस बात इसमें प्रतिरोध की है। प्रतिरोध क्या है? किसी भी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक ओम है। सुपर कंडक्टर को शून्य प्रतिरोध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक क्या है? एक बाघ अभयारण्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड जिले के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है GST भारत में लाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केंद्रीय औषधि संस्थान की स्थापना क्यों की गई थी? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह भारत का एक प्रमुख औषधि संस्थान है, जिसका उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसकी स्थापना का देश में दवा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को मजबूत और आगे बढ़ाने की दृष्टि से की गई थी। अगला क्वेश्चन है इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रोसेसर है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात इसमें पाइथन की है। पाइथन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। ये आमतौर पर वेबसाइटों और सॉफ्टवेयर के विकास, कार्य स्वचालन, डेटा विश्लेषण, डेटा प्रत्यक्षीकरण के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह डेटा विज्ञान में एक गोल्ड टूल बन जाता है, जिससे डेटा विश्लेषकों और अन्य पेशेवरों को जटिल सांख्यिकी गणना करने, डेटा विजुअलाइजेशन बनाने, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाने आदि के लिए भाषा का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। यह विभिन्न डेटा प्रत्योक्षकरण की एक विस्तृत श्रृंखला है का निर्माण करता है, जैसे लाइन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और 3D प्लॉट। तो पाइथन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। यह आधिकारिक तौर पर बाबर के बेटे और अकबर के पिता हुमायूं की जीवनी है। हुमायूंनामा में किसकी जीवनी है? हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। उसके भतीजे ने यानी अकबर ने हुमायूं की कहानी का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया था। उसने सरल फारसी भाषा में लिखा और जो कुछ उसे याद था उसका एक तथ्यात्मक विवरण लिखा। यह 16वीं शताब्दी में मुगल राजघराने की एक महिला द्वारा लिखित एकमात्र लेखन था।
पांडुलिपि की एक प्रति ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। एनएस एट बेवरेज ने 1902 में गुलबदन की फारसी कृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो 85,15,767 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। चिली और इक्वेडोर को छोड़कर हर दक्षिण अमेरिकी देश के साथ इसकी सीमाएं लगी हैं। यह अपने घने जंगलों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें उत्तर में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन भी शामिल है। इसकी राजधानी ब्रासिलिया है और इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर साओ पाउलो है। अगला क्वेश्चन है, ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के रूप में दर्शाने के लिए कूट है। यह संक्षिप्त रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है प्री नर्सरी से 12th तक। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। समग्र स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें पूर्व विद्यालय से लेकर क्लास 12th तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इस केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच में वित्त पोषण में 60:40 का विभाजन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगाम। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब बात यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं मानव और पशु दोनों रूप में गौतम बुद्ध से संबंधित कहानियों को दर्शाते हैं। जातक गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में कहानियों का एक संग्रह है। भावी बुद्ध राजा या एक जातिच्युत या एक देवता एक हाथी के रूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में वे कुछ ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं जिनका वर्णन कथा में दिया होता है। अगला क्वेश्चन है, IPL 2020 किसने जीता? मुंबई इंडियंस। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 जीता। फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के मूल निवासी थे? मोरक्को। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था। वो 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। उन्होंने अरबी साहित्य में अपनी एक यात्रा पर रिहला नामक पुस्तक लिखी है जो ईश्वरीय ज्ञान की खोज में एक यात्रा का संकेत देती है। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता तुगलक वंश के समय में अफगान के पहाड़ों के माध्यम से भारत आया। वह 1334 में दिल्ली आए और उन्होंने 8 वर्षों तक राजधानी में काजी के रूप में भी कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2017 में प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया है। एक उड़ान में 104 उपग्रह। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसरो ने फरवरी 2017 में ही एक उड़ान में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्कहॉर्स रॉकेट PSLV ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक मिशन में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। अब बात इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्क का सदस्य देश है? अफगानिस्तान। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर सार्क की है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसके सदस्य कितने हैं? इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ यानी सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। शुरुआत में सार्क में केवल 7 ही सदस्य हैं, लेकिन अफगानिस्तान 3 अप्रैल 2007 को शामिल हो गया। अब वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपने देशों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में 16 जनवरी 1987 को बांग्लादेशी राजनयिक अबुल एहसन द्वारा स्थापित किया गया था, जो इसके पहले महासचिव भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मेजबान देश था? कोलंबिया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मेजबान देश रहा है। जैव विविधता के विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका 2020 का विषय क्या है? जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जंतर मंतर, नई दिल्ली, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक या यूनेस्को, अब बात इसमें यूनेस्को की है, उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण देख लेंगे। पहले देख लें, एक विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण के साथ एक मील का पत्थर या क्षेत्र है। अब बात इसमें यूनेस्को की है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? BR अम्बेडकर, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगुड़ा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात इसमें जादूगुड़ा की है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। जादूगुड़ा झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले का एक गांव है। जादूगुड़ा खदान को देश की पहली यूरेनियम खान का गौरव होने का प्राप्त है, जिसमें खनन कार्य वर्ष 1967 में शुरू हुआ। जादूगुड़ा यूरेनियम खान देश की सबसे गहरी परिचालन वाली भूमिगत खदान 1968 से निर्बाध रूप से चल रही है। इसकी गहराई 3000 फीट है, जो देश में सबसे गहरी में से एक है। भारत की सबसे बड़ी और पहली यूरेनियम खदान है। व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करने वाली यह देश की पहली खदान है। जादूगोड़ा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय भी है। अगला क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी 500 और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। उर्जित पटेल कौन है? वह एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 10 दिसंबर 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के लिए ड्राइविंग कारक के रूप में व्यक्तिगत कारणों को बताने वाले पहले RBI गवर्नर थे। वह सितंबर 2019 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा देने वाले RBI के 5वें गवर्नर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नवंबर 2020 तक भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। अगला क्वेश्चन है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? इसरो की एक विपणन शाखा है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें इसरो की है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। और इसके संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं इसरो के। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? जयदेव के द्वारा। अब गीत गोविंद है क्या, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। गीत गोविंद 12वीं सदी के दौरान संस्कृत में लिखी गई पूरी
मंदिर सहित कई स्थानों पर इसका प्रदर्शन किया गया। यह कृष्ण और श्रीमती राधिका और वृंदावन की गोपियों के बीच में संबंधों का वर्णन करता है। यह हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के प्रिय 8वें अवतार कृष्ण के प्रेम का अनुसरण करता है। गीत गोविंद को 12 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक अध्याय को एक या एक से अधिक विभागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रबंध कहा जाता है, जो कुल मिलाकर 24 हैं। प्रबंध की संख्या कितनी है? 24। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की गई थी? मार्ले मिंटो, सुधार 1909, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार 1909 में मिंटो मार्ले सुधारों द्वारा पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? हेपेटाइटिस ए या टाइफाइड या खसरा या फिर पोलियो? टाइफाइड, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण रोग है जो तेज बुखार, दस्त और उल्टी का कारण बन सकता है, जो घातक भी हो सकता है। यह जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टाइफाइड बुखार का एक प्रकार का आंत्रज्वर है, साथ में पैराटाइफाइड बुखार भी होता है। संक्रमण अक्सर दूषित भोजन या पीने के पानी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2020 में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी-इरविन समझौता निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें गांधी-इरविन समझौते की है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। गांधी-इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौतों में हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण समझौते इस प्रकार हैं। सरकार अधिकांश सविनय अवज्ञा स्वयंसेवकों को रिहा कर देगी, ये महत्वपूर्ण समझौता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देगी, ये भी एक महत्वपूर्ण था। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये भी एक समझौता था। नमक पर टैक्स हटा दिया जाएगा, ये भी गांधी-इरविन समझौते का एक महत्वपूर्ण समझौता था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। और हाँ, इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 प्रीवियस क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।